हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट एलेट क्लैट पीजी एंड एलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के एडिटोरियल्स की हम बात करें तो बाकी मोस्टली आर्टिकल्स जो हैं वो रिपीटेटिव हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चिली के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है या इस तरीके के और भी आर्टिकल हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, रिलीफ एट लास्ट, यूएपीए से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा देखा जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़े ना उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, द एलिफेंट रोप। देखो सेल्फ बिलीफ का ना कितना इम्पैक्ट पड़ता है आप इस स्टोरी से समझ सकते हो। ये एक हाथी था, जब इसे छोटा सा बच्चा था तब इसको एक आदमी अपने घर में लेके आया था और लाके जो है इसको लकड़ी से बांध दिया था। बचपन में जब हाथी के पास पावर कम होती थी उसने इस लकड़ी से अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी बार पावर लगाया, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। विद टाइम वो धीरे धीरे जब बड़ा भी हो गया तब भी हाथी जो है वो अपने आप को इस लकड़ी से ही बंधा हुआ पा रहा था। एक दिन एक आदमी वहां से गुजरा, उसने देखा कि यार ये इतना बड़ा हाथी इस लकड़ी से क्यों बंधा हुआ है। तो उसने इसके मालिक से पूछा, तो उसके मालिक ने बोला कि स्टार्टिंग में जब मैं इसको छोटा जब ये था तब लेके आया था तब इसने बहुत बार कोशिश करी अपने आप को इस लकड़ी से छुटाने की, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसने, जब क्योंकि बचपन में इसके पास पावर कम थी, तो एक पॉइंट के बाद इसने हिम्मत हार गया और इसको समझ में आया कि मैं यार ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। अब ये हाथी बड़ा भी हो गया, इस वक्त इतनी सारी पावर है, अब तो पूरा घर तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके माइंडसेट में ये बात घुस चुकी है कि भाई उससे नहीं होगा। तो फिर उससे अब कभी नहीं हो पाया, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो ये एलिफेंट रोप जो स्टोरी है ना, ये आपके हमारे लिए ही है। अगर आपके दिमाग में जो बिलीफ है ना वो थोड़ा सा भी क्वेश्चन में आ जाएगा ना गाइस, बहुत दिक्कत होगी। तो अपने ऊपर जो बिलीफ है ना उसे मत खो और अपने ऊपर विश्वास रखो कि आपसे होगा, तो जरूर आप दुनिया में आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त करोगे। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग क्लैट यूजी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा विजेता बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एनालिसेट 2023 के स्टूडेंट्स हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैट यूजी 2024 के स्टूडेंट्स एवेंजर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैट पीजी 2024 के बच्चे जो हैं हमारा चैंपियंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लैट यूजी के स्टूडेंट्स अपने घर में बुक्स मंगवा सकते हैं। 7 बुक्स आपके घर पे कुरियर होंगी, प्लस 50+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट कुछ भी आप चाहें हमसे परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और इन कोर्सेज़ का डिटेल ले लेना है, डेमो क्लासेस देख लेना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है, रिलीफ एट लास्ट। ये क्या आर्टिकल आया हुआ है, देखिए एस कप्पान जो हैं इनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ था और इनको जो है अरेस्ट करके पुलिस ने रख रखा था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी बेल की बात कर दी है और उसी के बाद ये पूरा का पूरा न्यूज़ जो है ना ये वापस से अभी सामने आ गया है। तो थोड़ा सा देखते हैं, यूएपीए को समझेंगे उसके बाद। मिस्टर कपान जो है ना, इनको अक्टूबर 2020 में अरेस्ट किया गया था। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर एक दलित गर्ल का रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था एंड मर्डर हुआ था, उस समय ये वहाँ पे विजिट करने के लिए जा रहे थे। इनके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी जा रहे थे, तो उनको लखनऊ में रोक दिया गया था। तो इनको जो है वहाँ पे यूएपीए लगाते हुए इनको अरेस्ट कर लिया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ये मामला 2 साल से कोर्ट में अटका है, इनकी बेल की बात चल रही थी, लेकिन फाइनली जो है वो कोर्ट ने इनकी बेल को सुना है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनको बेल को मद्देनजर रखा है। अब इसी में इनके ऊपर यूएपीए लगा था, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो जानते हैं कि यूएपीए क्या है। तो पास्ड इन 1967 ये जो लॉ है ये इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया से डील करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को समय समय पे जो भी चीज़ें अनलॉफुल लगे वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू जो है वो अनाउंस करके घोषणा कर सकती है। इसके अंदर डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो हाईएस्ट पनिशमेंट है। यूएपीए जो है वो इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स दोनों के ऊपर लग सकता है, और अगर आप इसको भारत की धरती पर करेंगे चाहे बाहर की धरती पर करेंगे, भारत के बाहर भी इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो ऑफेंडर्स के ऊपर जो है सेम ही तरीके से ये एप्लीकेबल होगा। यूएपीए के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को
चार्जशीट फाइल करने के लिए मैक्सिमम 180 डेज का समय मिलता है, जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समय है 180 डेज। और ये जो चार्जशीट फाइल करने का ड्यूरेशन है ये एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप कोर्ट से इसके लिए परमिशन ले लो। 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है, वो जो है वो सीजर इन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है जिसके ऊपर इसके रिगार्डिंग केस चल रहा हो। दूसरा इसमें देखिए, ये वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, इसमें जो है इंस्पेक्टर और अबव रैंक के लोगों को इन्वेस्टिगेट करने का टेररिज्म के ऊपर पावर मिल जाता है DSP और ACP के अलावा भी इसमें। ठीक है, पूरा पढ़ देता हूँ मैं स्टेटमेंट। द एक्ट एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ द NIA ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव to investigate cases of terrorism in addition to those conducted by the DSP और ACP और above rank officer in the state। इसके अलावा तीसरा पॉइंट भी है कि designated an individual as a terrorist। पहले क्या होता था कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित किया जाता था, पर इस अमेंडमेंट के बाद जो है ना वो इंडिविजुअल बंदे को भी टेररिस्ट की तरह घोषित किया जा सकता है। तो ये कुछ अमेंडमेंट हुए थे 2019 के अंदर UAPA के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट का एक UAPA पे अच्छा खासा वर्डिक्ट था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार ये जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है, UAPA के 3 सेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल रहते हैं और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा अगर कोई डायरेक्ट कभी क्वेश्चन बनता है सेक्शन वाइज तो इन पे काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो जो सेक्शन 15 है ना वो क्या कहता है, इनग्राफ्ट द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 17 जो है इट लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 18 जो है वो ये बताता है द ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। तो यहाँ भी जो ये सेक्शन 15, 17 और 18 है ना, इनको कैसे यूज होना है, कैसे इस पे चीजें चलनी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करी थी। और ये सेक्शन 15, 17, 18 UAPA का काफी न्यूज में रहता है, जो कि इन्हीं के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है कि इसको अपने तरीके से जो है मोल्ड कर दिया जाता है। तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल जो है ना वो बात करता है द टेडियस प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। देखो ये जो अडॉप्शन की प्रोसेस है ना ये अभी चेंज करी गई थी और इसीलिए ये आपके सामने ये आर्टिकल है कि इसमें जो चेंज हुआ है क्या है, कैसे रेगुलेट होने वाला है, तो सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे इस सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सितंबर 1 से DM जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, दे हैव बीन एम्पावर्ड टू गिव अडॉप्शन ऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स। ये क्यों हुआ है आप याद करिए, हमने JJ एक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अमेंडमेंट आया है और उस एक अमेंडमेंट के अंदर उसमें ये भी था कि कोर्ट के जगह पे अब DM बताएंगे कि अडॉप्शन ऑर्डर जो है वो होना है नहीं होना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, सितंबर 1 से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं ये डिसाइड करेंगे अडॉप्शन ऑर्डर्स के बारे में। और इसी के चलते हुए जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे कोर्ट के अंदर रिगार्डिंग अडॉप्शन, दे विल बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू DM। जो भी वहाँ के लोकल DM होते रहेंगे उन तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। इसमें देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि कैसे, क्योंकि देखो DM क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ठीक है, इट्स नॉट ए जुडिशियल पोस्ट, ये आपको आई होप पता हो। तो यहाँ पे क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको मिलना है, कैसे मिलना है, क्यों मिलना है। जब जुडिशरी पे चीज़ें रहती थी तो फेयर ट्रायल और ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, DM पे तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। उस तरीके क्रिटिसिज्म इसका काफ़ी हद तक हो रहा है। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या कहता है, चलो समझ लेते हैं। द पार्लियामेंट पास द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 इन जुलाई लास्ट ईयर इन ऑर्डर टू अमेंड द JJ एक्ट 2015। ठीक है, तो ये JJ एक्ट 2015 में अमेंडमेंट के लिए इसको लाया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज करी गई है, और भी चीज़ें करी गई थी लेकिन अब हम अडॉप्शन से रिलेटेड वाला चेंजेस देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो अडॉप्शन ऑर्डर इशू करेंगे अंडर सेक्शन 61 ऑफ द JJ एक्ट बाय स्ट्राइकिंग आउट द वर्ड कोर्ट। पहले यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ था, अब कोर्ट की जगह पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इनको पावर एम्पावर कर दी गई है अंडर सेक्शन 61 ऑफ द JJ एक्ट। ठीक है, ये क्यों किया गया है,
तो देखिए 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये किया गया है कि स्पीडली काम हो। जिससे पहले क्या होता था, कोर्ट में मैटर जा रहा है, कोर्ट की डेट्स लग रही हैं, पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ पे डीएम जो है ये बहुत ही मतलब स्पीडली चीज़ें हो सकती हैं। आई, सुनवाई हुई, डिसीजन दिया, फाइनल हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, पर वो भी एक फिर अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में ये चीज़ आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है इसकी, तो वो वाली चीज़ें भी रहती हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो डीएम है, ही हैज़ ऑल्सो बीन एम्पावर अंडर द एक्ट टू इंस्पेक्ट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इवेलुएट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो मतलब डीएम का जो रोल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो जे एक्ट में चेंज हुआ है। पर अभी हम पूरे चेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो अडॉप्शन वाला चल रहा है। तो अभी हम उसी पे अपने आप को सीमित रखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है। तो आपने बेसिक चीज़ें यहाँ पे जान ली है। अभी हमारे देश में अडॉप्शन प्रोसीजर्स के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो भारत के अंदर अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो 2 लॉ से गवर्न होता है। पहला तो है HAMA, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और दूसरा है JJ एक्ट 2015। बोथ लॉज हैव देयर सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अडॉप्टिव पेरेंट्स। JJ एक्ट का आपने सारा जाना, HAMA के बारे में भी आप जान लीजिए, और HAMA के बारे में कभी डिटेल में क्या प्रोसेस होती है वो भी हम जान लेंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो वाला पेज आता है, उसी का ही है, ये वाला भी उसी का था, जिसमें द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम राजस्थान की काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, आपने महात्मा गांधी वो एम्प्लॉयमेंट योजना के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा भी हम लोग शॉर्ट में बोलते सॉरी गाइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में मनरेगा भी बोलते थे। उसी के तर्ज पे कांग्रेस राजस्थान जो है, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान की जो सरकार है, वो एक स्कीम लेके आई है जिसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें करीबन 1.5 लाख पीपल जो हैं वो अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। इस एम्प्लॉयमेंट का आप बस ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे मनरेगा जो है वो रूरल एरिया के लिए थी, ये जो है अर्बन एरिया के लिए है। इसमें ये बोला गया है सालाना जो है 800 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे सरकार के द्वारा। 100 दिन का काम मिलेगा अर्बन एरियाज में लोगों को, जो भी इसके क्राइटेरिया होगा अगर आप उसको फिल कर दोगे, और ये जो है 18 से 60 ईयर की एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। इसमें जैसे कि मनरेगा में पर डे कुछ पैसा मिलता है, उसी तरीके से पैसा इसमें भी मिलेगा। तो ये स्कीम जो है इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड अर्बन एरियाज में, बहुत लार्जेस्ट इस तरीके की स्कीम इंडिया में अभी तक कोई है नहीं, किसी अर्बन एरिया को टारगेट करते हुए। तो जैसे कि मनरेगा था, वैसे ही यहाँ पे इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। ऑल इंडिया लेवल की अभी स्कीम नहीं है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान में इम्प्लीमेंट करी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन रशिया हेल्ड टेरिटरी, तो विंटर इज कमिंग, तो ऐसा यूक्रेन कह रहा है कि विंटर जो है काफ़ी फायदेमंद हो सकता है हम लोगों के लिए। और अभी जो है रशिया के द्वारा काफ़ी सारा जो पोर्शन कवर किया हुआ था यूक्रेन का, यूक्रेन जो है उसमें से भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है वापस ले रहा है, मतलब किसी जगहों पे। तो ये क्योंकि देखो हथियार तो पूरे ही हैं इनके पास, और आज के डेट में युद्ध जो है ना वो सेना की संख्या से नहीं जीता जाएगा, कितनी आपकी सेना जो है आपकी मॉडर्न है उससे जीता जाएगा। तो इनको तो पूरा सप्लाई कर रहा है यूएस, तो क्या ही करना है इन्हें। मोदी जी टू अटेंड SCO मीटिंग विद जी एंड पुतिन, तो देखिए कोविड-19 के बाद ये पहली बार फिजिकल मीटिंग होने वाली है SCO की, जिसमें आपके पुतिन भी रहेंगे, जी जिनपिंग भी रहेंगे। SCO की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन मेंटेन करने के लिए काम करती है। 2001 में ये क्रिएट करी गई थी। SCO का चार्टर जो है वो 2002 में आया था एंड 2003 में इसको फोर्स में लाया गया था। जो SCO है इसकी स्थापना आप शंघाई 5 से देख सकते हो। शंघाई 5 1996 में इमर्ज हुआ था, जिसमें आपके प्रायर टू क्रिएशन ऑफ SCO की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान जो हैं ये शंघाई 5 के मेंबर हुआ करते थे। फिर आपका 2001 के अंदर जो है इसमें उज्बेकिस्तान आ गया,
तो आपका ये एससीओ के नाम से जाने लगा, शंघाई 5। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इसके मेंबर बनते हैं एंड 2021 के अंदर ईरान जो है वो इसका फुल टाइम मेंबर बन जाता है। तो ईरान इज द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू गेट एडेड इन एससीओ, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेंबरशिप आज की डेट में जैसे कि मैंने आपको बताया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान में है। और उज्बेकिस्तान में ही एससीओ की ये वाली समिट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। स्ट्रक्चर जो है इसके 4 तरीके से काम करते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और चौथा होता है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि रेड्स किसका पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा एससीओ का है। दूसरी चीज़ ये कि एससीओ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन रिवाइज हो जाएगा तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कर दिया क्योंकि न्यूज़ में भी रहने वाला है, आगे भी न्यूज़ में रहने वाला है। अब मोदी जी मीट पे जाएंगे तब और न्यूज़ में रहेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। एससीओ का सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है, चाइना के अंदर, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी वो है चाइनीज़ एंड रशिया। ठीक है, देखो पहले ना एससीओ में थोड़ा सा भारत को जो है कट ऑफ किया जाने लगा था, क्योंकि क्या हुआ कि एससीओ जो है ना बेसिकली बनाया गया था मतलब अमेरिका के तर्ज पे एक ग्रुप बनाया गया था अगेंस्ट द अमेरिका काइंड ऑफ। पर अभी इंडिया की जो क्लोजनेस है ना वो एससीओ से काफ़ी बढ़ रही है, तो एससीओ की कंट्रीज को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। पर ठीक है, अब जो है जो कि रशिया यूक्रेन वाला मैटर हो गया है, भारत ने रशिया का भी सपोर्ट कर दिया है, तो अब जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस आउट हो चुकी हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन, जो हमने आज का सेशन देखा उसमें क्या क्या देखा है। हमने एससीओ के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन रशिया हेल्ड टेरिटरी हमने देखा, हमने अडॉप्शन प्रोसीजर के बारे में पूरा जाना, और फिर ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।